आज हम लोग ऑक्सी वर्ग 16 के तत्व में जो सामान्य ऑक्साइड हैं उसका चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसे ऑक्साइड जो है तुमको सभी तत्व लगभग, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी देखा, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया में धातु हो अधातु हो ऑक्साइड बनाते ही हैं, और एक से अधिक प्रकार के भी ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे तुमको पोटेशियम है, K2O तो सामान्य ऑक्साइड बनाते ही हैं, KO2 सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम है तो सामान्य ऑक्साइड Na2O हुआ, तो Na2O2 सोडियम परऑक्साइड भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से हैं, जैसे PbO2, Pb का जैसे लें PbO, PbO2, Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड, ये सभी बनाते हैं। आयरन के भी ऑक्साइड अलग अलग प्रकार के, तो बहुत से धातु अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड। अब अधातु में देख ले, जैसे नाइट्रोजन वगैरह देख लेते तो 5 प्रकार के ऑक्साइड थे। नाइट्रोजन N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, 6 तरह के ऑक्साइड हो गए। तो इस तरह से बहुत से तत्व सभी सामान्य प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और सामान्यतः हम लोग ये भी देखे हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, जैसे Mn2O7, V2O5, CrO3, ये सब अम्लीय प्रकृति के, जबकि धातु के ऑक्साइड है लेकिन ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, जैसे CO2, SO2, NO2, N2O3, N2O5, ये सब NO2, ये सब अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड हैं। कुछ ऑक्साइड जो होते हैं तुमको धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति काम करते हैं, और कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अधातु और धातु के 4 तरह के ऑक्साइड हमने चर्चा की, जो कि अम्लीय हैं, कुछ क्षारीय हैं, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, और कुछ उदासीन ऑक्साइड हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं सामान्यतः क्या है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड, धातु से ही पहले लें, सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि एक आध उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, जैसे कि तुमको Na2O है, जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये NaOH धातु के ऑक्साइड है तो ये क्षारीय हो गया। जैसे तुमको K2O है या CaO है, इसको वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH2, ये सब क्षारीय प्रकृति के हो गए। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उदाहरण के लिए तुमको Mn2O7 उदाहरण है इसके, जो अम्लीय प्रकृति के होंगे वो है Mn2O7, उच्च ऑक्सीजन +7 ऑक्सीजन अवस्था में है। क्रोमियम +6 में CrO3, और तुमको क्रोमियम के बाद जैसे तुम कह सकते हो वेनेडियम V2O5, इसके उदाहरण है इत्यादि। ये सब क्या है? अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो ये तुम्हारा हो गए, इसके उदाहरण हो गए। ये तुमको क्षारीय होते हैं कुछ उदाहरण, और कुछ उभयधर्मी भी होते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम, जैसे Al2O3, ZnO, SnO, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या होगा? अम्ल की भांति भी काम कर सकता है ये, और क्षार की भांति भी। जैसे कि Al का तुम्हारा है, Al2O3 है, जैसे यह तुमको जबकि HCl से प्रतिक्रिया करेगा तो ये तुमको क्या बना देगा? HCl से प्रतिक्रिया करके Al H2O6
और यहाँ पर तुमको या तो 3+ यहाँ दे दो, Cl माइनस यहाँ दे दो, या यहाँ पर 3+ लिख लो और +3 यहाँ Cl माइनस यहाँ पर तुमको बन जाएगा ये। तो ये तुमको क्या हो गया, अम्ल के साथ ये, जबकि इसमें क्षार की तरह काम कर रहा है, ये अम्ल की तरह कार्य, ये अम्ल है Cl, तो ये किसकी भांति काम कर रहा है, ये क्षार की तरह काम किया। अब देखो इसमें जबकि क्षार से जब प्रतिक्रिया कराएंगे इसका Al2O3 का, Al2O3 प्लस NaOH प्लस वाटर, तो इसमें बन जाएगा Na3AlOH6। तो ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको इसमें जो है तुमको Al2O3 इसमें क्या चीज़ भांति कर रहा है, अम्ल का काम कर रहा है, और ये क्षार का। तो ये तुमको कैसा ऑक्साइड हो गया, ये उभयधर्मी हो गया, ये उभयधर्मी व्यवहार हो गया इसका, एल का उभयधर्मी प्रकृति का हो गया, ये उभयधर्मी प्रकृति, दोनों अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य किया। और कुछ उदासीन ऑक्साइड जैसे हैं, उदासीन ऑक्साइड जैसे हैं, उदासीन ऑक्साइड हैं, कुछ अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। पहले अधातु के ऑक्साइड का चर्चा कर लेते हैं, तो मिटाना ही पड़ेगा, तो इसको एक बार मिटा ही लेते हैं पहले, उसके बाद उदासीन ऑक्साइड भी करते हैं। फिर अब धातु का तो हो गया तुम्हारा चर्चा, धातु के ऑक्साइड थे तुमको क्षारीय, अम्लीय और उभयधर्मी, तीनों प्रकृति के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अधातु के ऑक्साइड की। अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, लेकिन कम ऑक्सीकरण अवस्था में ये उदासीन भी हो सकते हैं, कम ऑक्सीकरण अवस्था में ये उदासीन भी होते हैं। तो पहले हम लोग अम्लीय का चर्चा करते हैं। कुछ अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि CO2 प्लस क्या हो गया H2O, तो ये हो जाएगा H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल हो गया, इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। आप जैसे कि SO2 डाल दें, SO2 में वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा तुमको, SO2 जोड़ H2O, तो इससे क्या बन जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल इसका नाम है, नाम याद कर सकते हो, ये तुम्हारा सल्फ्यूरस अम्ल। और SO3 प्लस H2O होगा तो H2SO4 हो जाएगा, ये H2SO4, ये ज़्यादा अम्लीय हो गया। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ता है तो अम्लता बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था इसका ज़्यादा है तो अम्लीय भी गुण, इसका अम्लीय गुण ज़्यादा हो गया, इसलिए ज़्यादा बेहतर अम्ल बनाया, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। जैसे कि ये तुमको नाइट्रोजन का अगर तुमको है N2O5 है प्लस वाटर कर देंगे तो जाहिर है कि देखा होगा HNO3 बना लेगा। तो ये तुमको इसका जैसे P2O5 है प्लस H2O, तो क्या हो गया तुमको, ये नाइट्रिक अम्ल था, ये थी H3PO4 फास्फोरिक अम्ल बना लेगा। इस तरह से इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कम ऑक्सीकरण अवस्था में, कम ऑक्सीकरण अवस्था में अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जैसे N2O, NO, CO उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों में किसी की तरह कार्य नहीं करते। जैसे कि कम ऑक्सीजन अवस्था NO2 का जैसे कि है +1 +2 में ये उदासीन होते हैं, लेकिन +3 से लेकर +5 तक ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जहाँ तक नाइट्रोजन की बात किया, +1 और +2 में ये उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन +3, +4, +5 के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कार्बन का यहाँ पे 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वह तुमको उदासीन प्रकृति का है। और तुमको जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह तुमको हो गया, यह तुमको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो कैसा प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्साइड हो गए तुम्हारे। अब इसके बाद है तुमको देखते हैं ओजोन। ओजोन तुमको ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है, और यह तुमको ऑक्सीजन ज़्यादा अस्थायी होता है प्रकृति में,
सामान्य अवस्था में ऑक्सीकरण ओजोन जो है तुमको ज़्यादा अस्थाई है, जो कि तुमको ओजोन टूट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सामान्य जो वातावरण की परिस्थिति है उसमें ओजोन जो है तुमको अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस बना लेता है। तो ये तुमको देखते हैं ओजोन के बारे में देखते हैं अभी। ओजोन से ज़्यादा अस्थाई अपरूप कौन है? ऑक्सीजन है, जो कि सामान्य रूप से जो सामान्य वातावरण की परिस्थिति है उसमें वह टूट के क्या बना लेता है? ऑक्सीजन गैस बना लेता है। और लेकिन जब वायुमंडल के जो 20 किलोमीटर के ऊंचाई पर ओजोन की एक परत होती है जो कि हमें पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है। तो यह जो परत है तुम्हारा ओजोन परत कहलाता है, जो ओजोन परत की हमें क्या करता है, जो कि 20 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन परत होता है। तो जो वायुमंडल जो में जो तुमको सूर्य से जो कि विकिरण आ रहा है, पराबैंगनी विकिरण, जो कि हमारे चमड़े को क्या कर सकती है? हानि पहुंचाती है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो हमारे मतलब वो पराबैंगनी किरण यहाँ पृथ्वी पर आ जाती और ओजोन परत उससे हमको बचाती है। और ओजोन परत में बहुत से केमिकल का जो कि आजकल प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण कि ओजोन परत को हानि भी हो रही है। जैसे उसमें प्रमुख है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2, फ्रियोन भी जिसको कहते हैं। ये है तुमको जो कि क्या करता है, रॉकेट का जो तुम्हारा कहते हैं जेट इंजन जो कि तुम्हारा चलता है, जिसमें कि तुमको जो कि आवाज़ की गति से ज़्यादा चलता है, वो उसके जो कि ईंधन होते हैं उसमें भी तुमको इसका प्रयोग करता है, तो उससे भी हानि पहुंचती है, जिससे ओजोन को लेयर को हानि हो रही है। तो यह भी एक पर्यावरण की एक अलग समस्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं ओजोन की बात करते हैं। ओजोन का सूत्र हो गया O3। तो ओजोन जो है तुमको इसको बनाने के लिए ओजोन को ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट नीरव विद्युत विसर्जन से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। ऐसे उपकरण ओजोनाइजर कहलाते हैं। ऐसे उपकरण ओजोनाइजर कहलाते हैं। ओजोनाइजर कहलाते हैं, जहां पर ये बनाया जाता है कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है तुमको O3 से बन जाएगा ओजोन, जैसे है ये वायुमंडल ओजोन 3O2 से ये क्या बन जाएगा तुमको 2O3। ये तुमको नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक विद्युत विसर्जन। तुमको ये जो है तो उल्टा, नहीं तो अगर तुमको विसर्जन इलेक्ट्रिक इतना एनर्जी नहीं दोगे तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन अस्थाई ज़्यादा होता है, तो ये टूटने लगेगा। सामान्य वातावरण की परिस्थिति में ऑक्सीजन ज़्यादा अस्थाई है, तो अगर विद्युत विसर्जन इसको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। 10% से अधिक सांद्रण वाले 10% से अधिक सांद्रण के ओजोन को बैटरी, मतलब बैटरी का मतलब बहुत से ओजोनाइजरों की बहुत से ओजोनाइजरों से गुजार कर बनाया जाता है। ओजोनाइजर से गुजार कर बनाया जाता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा ओजोन का, तुम्हारा हो गया बनाने का विरचन हो गया। अब गुण के बारे में बात करें। ओजोन तुमको नीले रंग की गैस है, नीले रंग के हल्के नीले रंग की गैस है, नीले रंग की गैस है। ठंडा करने पर यह तुमको गाढ़ा नीला द्रव, ठंडा करने पर गाढ़ा नीला द्रव एवं बैगनी काला ठोस में बदल जाता है। बैगनी काला ठोस देता है। तो ये तुमको इसको जब ठंडा करेंगे तो ये सब तुमको हो जाएगा। और जाहिर है कि ये ज़्यादा टूट जाता है, जो कि सामान्य परिस्थिति में ये हीट हो कर देंगे अगर, तो ये रासायनिक रूप से या तुमको O3 क्या हो जाएगा, तुमको O3 टूट के क्या बना लेता है, ये O2+O बना लेता है। ये O जो तुमको नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन ये विरंजक का काम करता है। ये रंगीन पदार्थ से जुड़ करके, रंगीन पदार्थ प्लस O से ये रंगहीन पदार्थ बना देगा, रंगहीन पदार्थ।
तो ये जो गुण हो गया इसका कहते हैं विरंजक गुण कहते हैं इसको, मतलब रंगीन पदार्थ को ये तुमको रंग उड़ा देगा। तो ये कैसा गुण हो गया इसका? विरंजक गुण इसमें होता है, रंग उड़ाने का गुण होता है, विरंजक गुण इसमें होगा। और इसीलिए ये तुमको उपयोग किया जाता है बहुत सी चीज़ का, हाथी दांत या तुमको कोई भी चीज़ को जिसका रंग उड़ाना हो तो उसको क्या करते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये विरंजक गुण है। इसके अलावा यह बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है। इसका ऑक्सीकारक गुण देखते हैं हम लोग। ये ऑक्सीकारक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि तुमको ये PbS है, जैसे कि ये ऑक्सीकारक गुण में PbS प्लस O3 है, तो ये क्या बना जाएगा? PbSO4 प्लस O2 बना देगा ये तुमको इसका ऑक्सीकरण कर दिया। PbS में -2 था, उसको ऑक्सीकरण करके ये +6 में ले आया। तुमको जैसे कि I माइनस है, I माइनस प्लस O3 ओजोन प्लस H2O, इससे बन जाएगा तुमको I2 बन जाएगा प्लस OH माइनस बन जाएगा। ये तुमको इसका भी क्या कर दिया, ये ऑक्सीकरण कर दिया। तो ये तुमको I2 का जहां तक है अनुमापन करना हो तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट की मात्रा से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अनुमापन कर सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट की मदद से इसका अनुमापन कर सकते हैं। और तुमको इसके अलावा भी कुछ गुण दिया हुआ ऑक्सीकरण का, एक और शायद उदाहरण दिया इसका दिया हुआ प्रतिक्रिया। तुमको एक PbS का हो गया, एक I माइनस का दिया हुआ है, और एक आध और रिएक्शन दिया है किसी का। हाँ, तो PbS प्लस और एक तुमको I माइनस का हो गया, एक तुमको NO का दिया हुआ है। NO प्लस O3, NO प्लस O3 से बन जाएगा NO2 प्लस O2, एक ये भी दिया हुआ है, ये O2 में बदल गया। तो ये तुमको इसका ऑक्सीकारक गुण ये प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इसका जहां तक कि उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कौन सी में होता है? तुमको पहला नंबर तो हो गया तुमको कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में, मतलब कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा नंबर होगा कीटाणुनाशक के रूप में जल शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध कर सकते हैं इसको जल शुद्धिकरण में। तीसरा नंबर तुमको है विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में रंग उड़ाने के लिए, अलग अलग चीज का इसको रंग को उड़ा सकते हो। चौथा नंबर तुमको कह सकते हो पोटासियम परमैंगनेट के उत्पादन में, पोटासियम परमैंगनेट के उत्पादन में इसका ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया ओजोन के क्या हो गए, ये गुण हो गए। ओजोन का तुमको इसी के साथ ओजोन का तुम्हारा क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आगे का तुमको सल्फर हैं, सल्फर का में के दो अपरूप हैं। रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर जिसको हम लोग विषम लंबाक सल्फर कहते हैं, एक मोनोक्लिनिक है जिसको एक नताक सल्फर कहते हैं। तो दो अपरूप हैं। उसके अलावा और भी जो ये तुमको हो गए क्रिस्टलीय अपरूप हो गए, और भी जैसे कि तुमको दुधिया सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, ये सब तुमको अक्रिस्टलीय अपरूप भी हैं। तो अल्फा और बीटा ये दो अपरूप तुम्हारे किताब में दिए हुए हैं। इसके अलावा तुमको जहाँ तक है सल्फर के यौगिक में तुमको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर के कुछ अम्ल भी तुमको हैं। तो उन सबों को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। तुमको तो अब ऑक्सीजन का तुम्हारा खत्म हो गया, अब सल्फर का इसके बाद शुरू करेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त करना है।